बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। इक़्तिदार की जंग जो है वो बड़ी तेज़ हो गई है। तमाम कुव्वतों ने अपने अपने घोड़े जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं और कुछ पे अभी जीन वगैरह कसी जा रही है। ये एक तो ज़ाहिर इक़्तिदार इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, अपने 5 साल पूरा करना चाहते हैं और समझते हैं कि अगले 5 साल भी उन्हें मिलने चाहिए। और अपोजिशन की जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम की जमातें, ये इमरान खान को घर भेज के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन एक तीसरी ताकत भी है जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। वहाँ भी कोई इक़्तिदार के हवाले से कोई दौड़ शोर लगी हुई है और वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर वो जमातें शमातें, इमरान खान का बचपना, ये भी एक मामला है। और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे जो वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब इत्तलात के, उनको साबिक़ चीफ जस्टिस जो थे, जो फौत हो चुके हैं पेशावर हाई कोर्ट के, सेठ वकार, उनकी कब्र पर हाज़िरी देने और माफ़ी मांगने के लिए क्यों कहा है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे फैसल वाडा साहब की। फैसल वाडा साहब को नाअहल करार दे दिया गया, ताहजात नहली हो गई उनकी, उनका नोटिफिकेशन वापस हो गया। जो सेनेट के इंतखाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने किया था, अपने फैसले के नतीजे में वो वापस ले लिया उन्होंने नोटिफिकेशन, यानी अब ना वो सेनेटर हैं, कौमी असम्बली से पहले ही वो फारग हो चुके थे रिज़ाइन करके। अच्छा, इसमें ना कुछ कानूनी निकात जो हैं वो अब बहस शुरू हो गई है। बहस ये हो रही है कि जनाब क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार था कि उनको नाअहल कर देती, कि अदालती इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है इलेक्शन कमीशन। वो मैंने अर्ज़ किया कि उसके इख्तियारात के हवाले से जो रूल्स वगैरह है उसमें कुछ तफज़ात का इज़हार सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो इसी तनाज़र में शायद ये लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसकी इलेक्शन कमीशन की। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो इख्तियारात होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ही तफवीज़ करता है। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास इख्तियारात होते हैं किसी की नाअहली के लिए, वही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट भी सुन सकता है। और दूसरी बात यह है कि फैसल वाडा ने ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से कोई एतराज़ ही नहीं दाखिल किया। अगर समझते थे कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उसका दायरा इख्तियार नहीं है, तो फिर उसको चैलेंज करना चाहिए था। अब ये उसको ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा था, कई मिसालें पिछले वीलाग में दी थी कि वो लीनियंट व्यू होता है, स्टे दे देते हैं। मैंने नाम भी कुछ 3-4 गिनवाए थे। लेकिन ज्यूरिसडिक्शन वाले मामले पे मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी। सुप्रीम कोर्ट की एक से ज़ायद जजमेंट्स हैं जो वो ये कहती हैं कि अगर किसी अदालत की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है, किसी अदारे का दायरा इख्तियार नहीं है, जैसे वो अदालती इख्तियार है उसके पास आइन के तहत, बल्कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार भी है, वही इख्तियार जो हाई कोर्ट्स के पास है वो इलेक्शन कमीशन को भी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कह रही है अगर दायरा इख्तियार नहीं है लेकिन फिर भी वो जजमेंट दे देती है अदालत, और वो जजमेंट ऐसी जजमेंट है कि किसी गैर कानूनी काम को उसने रोका है, तो हम उस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये एक कह लें आपके तयशुदा अमर आप कहते बन चुका हुआ। इतनी ज़्यादा जजमेंट्स इसमें हैं कि अगर ये दायरा इख्तियार नहीं भी है लेकिन फैसला दुरुस्त है, एक गैर कानूनी काम को रोका है इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती अपनी ही जजमेंट्स की रोशनी में। और वो ज़ाहिर ये तो बात तय हो गई ना, साबित हो गई कि जनाब उनके पास दोहरी शहरियत थी जिस वक्त उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे 2018 में। और दूसरी बात यह साबित हो गई कि उन्होंने बयान अल्फी जो दिया वो झूठा साबित हो गया। अब झूठे बयान अल्फी की बुनियाद पर अगर इलेक्शन कमीशन ने उनको ताहजात नहल किया है, ये ताहजात नहली वाला भी सवाल किसी ने उठाया है कि ताहजात नहली का क्या हुक्म जो है वो इलेक्शन कमीशन दे सकता है। उन्होंने भाई ये नहीं कहा कि ताहजात नहल हो गया, उन्होंने कहा 62(1)(f) के तहत भी नाहल है, और उसी के तहत 62(1)(f) के तहत ही वो उन्होंने कार्रवाई करनी थी ना, उसमें जो सेनेट वाला मामला है उसमें। और जो इब्तदाई तौर पे उन्होंने बयान अल्फी दिया था, उसी बयान अल्फी की बुनियाद पे वो सारा काम उन्होंने किया। तो अब अगर बयान अल्फी झूठा साबित हो गया है एक फोरम पर,
तो उसमें भी सीधी सीधी जजमेंट, नवाज शरीफ वाली जजमेंट, जहांगीर तरीन वाली जजमेंट ये साबित करती है, उनमें जो म्यार मुकर्रर किए हैं, पैमाने मुकर्रर किए हैं उन्होंने, उनके तहत भी वावड़ा साहब जो है ये नाअहल बनते हैं। ये बड़ा पेचीदा और अपनी नौइयत का मेरे ख्याल के पहला केस होगा जो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, और इसमें ज्यूरिसडिक्शन जो है इलेक्शन कमीशन की, उसका भी सवाल वो मेरा ख्याल है कि ज़रूर आएगा। लेकिन मेरे अपना जो ख्याल है, और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बाद फिर डायरेक्ट जो इलेक्शन कमीशन में मामला जो जाते रहे, उनके पेश नज़र मेरा ख्याल है कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन कुछ लोग जो हैं आईनी माहरीन, हमारे साफ़ी भाई, वो ज्यूरिसडिक्शन का वो सवाल उठा रहे हैं। और ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का जिक्र कर दिया है कि अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं भी है, फैसला दुरुस्त है, एक गैर कानूनी काम को रोका है, तो वो जजमेंट दुरुस्त है, तो उसमें फिर अदालत कहती है कि हम उसको नहीं छेड़ेंगे। ये सारा मामला है। और वाडा साहब जो हैं, अब नहीं तो कल नहीं तो परसों, उनकी जो ताहियात नहली वाला मामला है उस पर पक्की मोहर लगनी ही लगनी है। और दूसरा जनाब, आपके बड़े बड़के मारने वाले वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, और उनके साथ फरदौस आपा भी पेशियाँ भुगत रही हैं। ये जब 17 दिसंबर 2019 को मुशर्रफ वाले केस में स्पेशल कोर्ट ने जजमेंट दी थी 3 रुकनी, जिसके जस्टिस सेठ वकार साहब जो हैं वो हेड थे, तो ज़ाहिर है उन्हें फांसी की सज़ा दी 2-1 से। और लेकिन वकार साहब ने ज़रा एक कदम आगे बढ़ के उन्हें कहा था, जनाब अगर वो ज़िंदा पाकिस्तान में नहीं आ सकते तो जब पाकिस्तान में उनकी लाश उनको घसीट के डी चौक में लाया जाए और 3 दिन तक उनकी लाश लटकाई जाए। तो मामला मुशर्रफ का था, तकलीफ़ इमरान खान की हुकूमत को होगी। जनाब फ़रोग़ नसीम साहब वज़ीर कानून, और शहजाद अकबर साहब, और साबिक़ उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर साहब, और ये बीबी फरदौस और फवाद चौधरी साहब जो थे, जो उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर थे, इन्होंने बड़ी वो की। ये अनवर मंसूर साहब जो हैं ये तो मुशर्रफ के वकील रहे हैं, और चौधरी साहब जो हैं फवाद चौधरी साहब, ये किसी दौर में जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है मुशर्रफ साहब की, उसके पंजाब के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और उनके तर्जमान भी रहे हैं। सहाफ़ियों की मुलाकातें बाहर ले जाके लंदन शंदन मुलाकातें भी करवाते रहे हैं। तो इन्होंने जनाब बड़ी तकलीफ, और उन्होंने उनकी ज़ात पर, जस्टिस सेठ वकार साहब जो हैं उनकी ज़ात पर इन्होंने कीचड़ उछाला, उन्हें ज़हनी तौर पर मज़ूर गैर मुस्तहकम साबित करने की कोशिश की। जुडिशल कमीशन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया। अब इसमें फ़रोग़ नसीम साहब भी माफ़ी मांग चुके हुए हैं, और शहजाद अकबर भी, और अनवर मंसूर साहब भी ये अदालत में पेश हो। आज जो पेशी थी ये रूहुल अमीन मिस्टर जस्टिस, उनकी अदालत में ये अजीज़ुद्दीन खान साहब की कोई दरख्वास्त है, तो फरदौस आपा और फवाद चौधरी वहाँ पेश हुए हैं। तो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, जनाब हमें भी माफ़ कर दें गैर मशरूत, तो आपके अदालत के हम सरेंडर करते हैं, अदालत के रूबरू रहमो करम पर छोड़ते हैं, अदालत के रहमो करम। तो जज साहब ने कहा कि नहीं भाई, तहरीरी तौर पर ये लिख के लाएँ। अब वो तहरीरी तौर पर लिखने को हुक्म दिया, और साथ ही ये उन्होंने कहा कि यार आपने जस्टिस सेठ वकार जो कोरोना के बायस अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनकी दिल आज़ारी की थी, अल्लाह माफ़ करने को पसंद करता है, तो आप उनकी कब्र पर जाएं और कब्र पर जाके माफ़ी मांगें। और फिर उन्होंने ज़ाहिर है अगली डेट दे दी होगी, तो अब देखते हैं ये जाते हैं नहीं जाते, इतना इनका ज़रफ़ है या नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जज साहब ने जो है वो कहा है कि उनकी कब्र पर जाएं, जाके वहाँ माफ़ी मांगें। आपने बहुत बड़ा एक कह लें कि तौहीन अदालत का इक़दाम किया, एक शख्स की दिल आज़ारी की। वो यार इन्होंने वो बड़ा मसला बनाया हुआ था जब मुशर्रफ वाला मामला था, और वही उसके गले में फंसा बेचारे के नवाज शरीफ के। हालांकि वो कियानी साहब से पूछ के वो रेफरेंस बनाया गया था उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का जो था। अच्छा, अब हमारे वज़ीर आज़म साहब, यार पता नहीं इनमें बचपना है या ये समझते हैं कि इनकी ऐसी बातें लोग जो है वो पसंद करते हैं। आज बुलावल के साथ मत्था ला के खड़े हो गए कि जनाब एक ऐसा बंदा जो 13 साल से, जिसको पता ही नहीं है, उर्दू नहीं बोलना सीख सका,
वो पानी आता है जाता है, यानी बिलावल का नाम लिए बगैर, उस पर शुरू हो गया। और फिर इन पे शुरू हो गया जनाब शरीफ बरदरान पे। और ये जनाब दोनों चोर हैं, कल तक चोर कहते थे एक दूसरे को, आज इकट्ठे हो गए हैं, पेट फाड़ के निकालना था पैसा और अब पेट मिला रहे हैं। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं, मैं नहीं, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं। ये थड़े पे बैठे हुए लोग जो ऐसी बातें आपस में जब ताने तूने दे रहे होते हैं एक दूसरे को, इससे इनकी बुखलाहट का अंदाज़ा होता है। और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी ज़्यादा करप्ट है। वो भाई पहले तो आपस तय कर लो, वज़ीर-ए-आज़म साहब ते वज़ीर दाखिला साहब के दोनों जो कहते जोर चलाना और कहते करना। और फिर बिलावल साहब ने जो कहा है कि जनाब अगर इतने बहादुर हैं तो असम्बलियाँ तोड़ें, तहलील करें, अवाम में आएँ, अवाम के साथ खड़े हों। अच्छा, अब खान साहब जो कह रहे हैं चोर डाकू सारे इकट्ठे हो गए ने, वो भाई एक दूसरे कल तक चोर कहते थे, आप काफली को क्या कहते रहे हैं, डाकू। शेख रशीद को क्या कहते रहे, चपड़ासी भी न रखूं। अब उनके साथ आपने हाथ, सियासत में क्या चीज़ दायमी कुछ भी नहीं होता। जब ये पीडीएम टूटा है और पीपल्स पार्टी लागू हुई तो मैं उस वक्त मैंने कहा था ये आएंगे, इकट्ठे होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने इतना जिच कर देना है इनको और इस मुल्क का बेड़ा इस हद तक गर्क हो जाना है, लोगों ने इनको गिरबानों से पकड़ के इकट्ठे कर देना है। और ये अवाम के खौफ से इकट्ठे हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले। और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते शाब्ते हो रहे हैं। अच्छा, ये मैं खबर देता हूँ आपको कि नंबर गेम पूरी कर ली हुई है नून लीग ने। वो मसला कहाँ फंसा हुआ है वो मैं अभी आपके सामने अर्ज करता हूँ। बार जहांगीर तरीन ग्रुप से भी कोई मुलाकातें वो कोई नुमाइंदे मिल रहे हैं जहांगीर तरीन के और शहबाज शरीफ के आपस में, और फिर वो तय करेंगे कब मुलाकात होनी है, चौधरीयों से भी मुलाकात होनी है। और फिर मेरे खबर बार बार दे रहा हूँ कि 27 मार्च के कुछ जो लॉन्ग मार्च है, मैं पेशगोई कर रहा हूँ बार बार कि वो नहीं होगा। आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उन्होंने एक तरह से मेरी खबर की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा जी वो लॉन्ग मार्च से पहले पहले तरीके अदम एतमाद आ जाएगी। अब अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती जो भी है, मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातें जो हैं वो भी चौधरी बरदरान से मुलाकात में तवक्को है, और जरदारी साहब के उनकी मुलाकात की तवक्को मैं पहले भी ज़ाहिर कर चुका हूँ। अच्छा, अब सूरत ये है कि नंबर गेम जो मैं कह रहा हूँ ना पूरी है। अगर चौधरी बरदरान और MKM के साथ मामला इनके 100% तय हो जाते हैं कराने के लिए, तो फिर वो डिफेक्शन क्लास जो है कि फ्लोर क्रॉसिंग वाली कि बंदा नहल हो सकता है अगर हुकूमत भेजेगी रेफरेंस, सॉरी हुकूमत नहीं, जो हुकूमत यानी कि अदम एतमाद और एतमाद के जो मामलात हैं और बजट के मामलात हैं, अगर उसकी वोटिंग में पार्टी पॉलिसी से हट के कोई बंदा वोट देगा तो जो पार्टी हेड है वो उसकी नाहली का रेफरेंस भेज सकता है, वो नाहल हो जाता है, डिफेक्शन क्लास उस पर लगती है। तो अगर ये दोनों आ जाएँ इत्तेहादी, इन पर तो डिफेक्शन क्लास नहीं लगती ये फिर। लेकिन जो दूसरी तरफ से मैं बात कर रहा हूँ ना, जहांगीर तरीन से मुलाकात हो रही है, वो भी नंबर गेम जो है ना, ये महज एक गिदड़ भपकी नहीं है, ये हकीकतन उन्होंने इतनी तादाद कर ली हुई है, 12, 14, 15 बंदे उनके पास हैं जो खुल्लम खुल्ला जब वो कहेंगे तो वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे अतमतमाद के मामले में। लेकिन वो मुझे ये बताया गया है, नून लीग की तरफ से ये खबर आई है कि उसमें कोई 3-4 या 4-5 हैवी वेट लोग हैं, उनको उनके मामले की जो सेटलमेंट है कि उनके साथ क्या करना है, आगे जाके क्या करना है, जो हैवी वेट्स हैं उनको क्या देना है, इस पे थोड़ी सी एक कन्फ्यूज़न है कि उनको कैसे एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट का लफ्ज़ बोला गया था, वो मेरे जहन से निकल गया। वो जो 4-5 हैवी वेट बंदे हैं अरकान असम्बली जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएंगे PTI के, उनको कैसे एडजस्ट करना है। और फिर जो रोले वाली बात है, रोले वाली बात भाई ये है कि इक़्तिदार जो रावलपिंडी इस्टेब्लिशमेंट का भी मामला है, वहाँ ये एक बात बड़े तसलसल के साथ की जा रही है कि नवाज शरीफ यार बड़ा ज़िद्दी बंदा, ये अपनी गल पे कायम नहीं रहता, यानी गल पे कायम। वो कहते हैं, वहाँ से ये इतला है कि उन्होंने कहा जनाब एक्सटेंशन नहीं देनी, नया आर्मी चीफ होगा, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। और फिर जो फैज़ हमीद है वो नया आर्मी चीफ नहीं होगा, और इन उस तब्दीली अगर होती है तो फौरी असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन में जाएंगे। और अगर
1.5 साल का देना है तो पीपल्स पार्टी को दे दें। ये बातें वहाँ जो मुलाकातें शुलाकातें होती हैं वहाँ ज़ाहिर है एक साहब हैं, बहुत बड़े साहब हैं, वो आजकल तो वो उनकी ज़रा बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताती है खान साहब के हवाले से, जैसे खान साहब थोड़े से बुखलाए फिरते हैं, इस तरह वो भी कहते हैं ना कि उकताए हुए फिर रहे हैं, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, इस तरह की जो बात है वो भी आपने कल देखी होगी उनकी बॉडी लैंग्वेज। तो उनके कोई ज़ाहिर है सुसर होंगे, कोई और होंगे, उनकी ख्वाहिश होगी कि जनाब 1 साल मज़ीद हुकूमत रहे। तो और मैंने एक ज़िक्र किया हुआ है कि अब जो फ़ैसले हैं वो बाजवा साहब अकेले नहीं कर रहे हैं। आप उसको गैर एलानिया थिंक टैंक कह लें या कुछ भी कह लें, उसमें दीगर जो यारी दोस्तियाँ हैं या दीगर अस्करी कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स के अलावा, जैसे कि बहरिया का हेड भी हो सकता है, बर्री का भी, फ़ज़ाइया का हेड भी हो सकता है, उनके कोई अजीज़ कारब जो नवाज शरीफ के साथ कोई अच्छे मरासम हो, वो भी इस मामले में कोई उनका किरदार जो है वो हो सकता है, कोई मुलाकात हुई। लेकिन ये सारी बातें जो इन्फॉर्मेशंस हैं ना, ये सारी इतलात जो हैं ये हो गई हैं थोड़ी सी पुरानी। अब ताज़ा तरीन मामला जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि खान साहब अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, कोई ऐसा हरकत ज़रूर करेंगे, कहा जा रहा है वहाँ रावलपिंडी में सोचा जा रहा है कि जो अदारे में जो चपकश है वो पैदा करेंगे और फिर कोई नुकसान करेंगे अदारे का, ये एक वहाँ बात की जा रही है। और दूसरी जो बात है ये वाली कि 1.5 साल नहीं, फौरी इलेक्शन, नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ साहब जो हैं इस बात पे आमादा हो चुके हुए हैं कि ठीक है जनाब 1.5 साल पूरे करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म साड़ी मर्जी का होगा। और कुर्रा जो है वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के नाम निकल सकता है। और बिलावल साहब के बारे में जरदारी साहब को ये पसंद नहीं है कि वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए, यानी कि थोड़े अरसे के लिए वज़ीर आज़म बने। वो कहते हैं जब आएगा फिर पक्का 5 साल वास्ते आएगा। यही बात मैंने शहबाज शरीफ के हवाले से भी की थी एक व्लॉग में कि जो पार्टी हेड्स हैं उनके बजाय किसी और शख्स को ये 1.5 साल के लिए ये जो गंदशंद है ये हटाने का या साफ़ करने का मौका दिया जाए। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है, पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि पीटीआई में ही कुछ ऐसा हो जाए कि इमरान खान साहब घर चले जाएं, माइनस हो जाए वो पीटीआई में से, यानी हुकूमत में से, और उनकी जगह पीटीआई का कोई बंदा। वे भी जो ये मुझे कहा गया कि हैवी वेट बंदों को एडजस्ट कैसे करना है, जो नून लीग वाले, वे भी उन हैवी वेट लोगों में से ही किसी बंदे को इन्होंने सौंपा हो, टारगेट दिया हो कि जनाब ये आप करके देख लें, ये भी एक तरीका ठीक है। और फिर तो वो बिल्कुल ही हवा निकल जाएगी ना इमरान खान साहब की, अगर उनकी पार्टी के अंदर ही बगावत हो जाती है और वो घर चले जाते हैं। अच्छा, एक वैसे और जो मसला चल रहा है ना, एक और भी मामला चल रहा है कि ज़ाहिर है जब ये तहरीक अदम एतमाद आनी है तो वहाँ बहुत सारी स्पीकर को रूलिंग्स, ये वो गिनती, पास होगी नहीं पास हो गई, पेश करें ना करें, आगे कर दें पीछे कर दें, ये सारी चीज़ें स्पीकर ने देखनी होती हैं। और स्पीकर हैं खान साहब के साथ, या तो ये कि स्पीकर जो हैं वो किसी के इशारे पे या जानबदार हो जाए या अपोजिशन वालों के साथ मिल जाए, या फिर अगर ऐसा नहीं होता, वैसे तो जो स्पीकर साहब हैं कैसर साहब, वो अगर उनको इशारा होगा तो वो भी अपनी पूरी मौज में होते हैं, इशारों की ज़बान पूरी समझते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं। अगर वो इशारों के बगैर चल रहे हैं और किसी इमरान खान के इशारे पे हैं तो फिर उनको भी कहते हैं जी पहले हटाना चाहिए। अगर असी अपने डंडा ते जोर ते बाजुआं ते जोर ते लड़ रहे हैं फिर तो उनको भी हटाना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। बहरहाल ये लगता ये है कि 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है उससे पहले कुछ ना कुछ जो है वो मामला कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइन पे लग जाएगा। तहरीक अदम ज़रूर पेश होगी। पास होने के हवाले से ज़ोर हले मज़ीद लगना, ये मैं बता दूँ कि करारदाद
पेश होनी है, 23 मार्च से पहले हो जानी है, लेकिन इसको पास करवाने पे बहुत ज़ोर लगना है अभी, और इसको नामंजूर करवाने पे इमरान खान को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ना है। दुआ करें जो भी हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।